हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति और साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होती है ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या है, क्योंकि मेटलर्जी जो नाम है इसी में मेटल आता है ना। तो आपको मेटल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम लोग उसके कुछ ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डक्टाइल हैं। डक्टाइल यानी कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर वायर। फिर मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल यानी कि इनके शीट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसका शीट बनाया जा सकता है। फिर मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेटल्स को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी तभी जा करके वो मेल्ट होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में एक दूसरे को एकदम खींच करके रखते हैं, इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी मेटल मेल्ट होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को खींचूंगी फिर भी वो चीज़ इजीली ब्रेक नहीं हो रही है, तब उस चीज़ की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो सेम गोज विथ मेटल्स। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि अगर आप उसको कितना ही अंडर स्ट्रेस रखोगे, कितना ही उसको खींचोगे, वो इजीली टूटेगा नहीं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं घर में वो सब मेटल के होते हैं। क्यों? ताकि वो जो यूटेंसिल है वो जो स्टोव से आ रही है या गैस से आ रही है जो भी हीट एनर्जी, वो पूरे खाने को सप्लाई करे। ठीक है, वो खुद मेल्ट ना हो जाए। अगर लेट से हम लोग वुड को वुड में आग लगा देते हैं तो वुड जल जाएगा, वुड उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना। पर मेटल्स क्या करते हैं? खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, मतलब कि खुद से हीट एनर्जी को पास होने देते हैं और उनमें खुद में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंसुलेटर्स होते हैं यानी कि प्लास्टिक, वुड, तो ये खुद से हीट एनर्जी पास नहीं होने देते, ये मेल्ट हो जाएंगे, ये जल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक को अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे किसी भी यूटेंसिल की तरह तो वो मेल्ट हो जाएगा, पर वो हीट को पास होने नहीं देगा। इसीलिए जितने भी बर्तन के हैंडल होते हैं वो क्या होते हैं? प्लास्टिक से बने हैं, ताकि आप उसको इजीली पकड़ सको, क्योंकि प्लास्टिक गर्म होगा नहीं, वो खुद से हीट एनर्जी को पास नहीं होने देगा। तो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि कॉपर वायर्स को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देते हैं और खुद में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ना। ये एक एलिमेंट है जो कि सोडियम, और ये एक एलिमेंट है जो कि क्लोरीन। ठीक है, दोनों अपने अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, ये एक एटम रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये एक एटम ऑफ सोडियम है और ये एक एटम ऑफ क्लोरीन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,7। तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और गोल क्या कहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी एक एटम स्टेबल हो पाएगा। तो अब ये लोग अपने अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे?
जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना इजी समझेगा और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी समझेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देने में भी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन्स लेने में भी एनर्जी लगती है। तो सोडियम सोचेगा कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इससे बेटर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल हो जाता हूँ। और क्लोरीन भी सोचेगा कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, इससे अच्छा एक लेकर के स्टेबल हो जाता हूँ। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास बचेंगे 2,8 और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास होगा 2,8,8। दोनों ही स्टेबल हो गए क्योंकि दोनों के ही लास्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर फर्क क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है? मेटल है, क्योंकि इसने पॉजिटिव आयन फॉर्म किया है। आयन क्या होता है? जब एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। तो ये इसने क्या फॉर्म किया? पॉजिटिव आयन फॉर्म किया है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसने पॉजिटिव आयन फॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये मेटल कहलाएगा। और क्योंकि इसने नेगेटिव आयन फॉर्म किया है तो ये नॉन मेटल कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। नाउ फिर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है। फिर मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस यानी कि जब भी हम लोग मेटल्स को हिट करते हैं, जैसे कि कोई मंदिर की घंटी है, उसको अगर आप हिट करोगे तो फिर उससे बहुत ही गूंजने वाली साउंड आएगी, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वो जो बेल है वो मेटल से बनी है, वो सोनोरस है, गूंजने वाली आवाज आ रही है ना। तो मेटल सोनोरस होते हैं। लस्ट्रस यानी कि मेटल शाइनी होते हैं, उनका सरफेस शाइन करता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है मेटल्स के? आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेटल्स के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दीज एलिमेंट्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो चुका है पिछले पॉइंट में ये। फिर सॉफ्ट सॉलिड्स और गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स यूजुअली बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होते हैं या तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये खुद में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाते, ये चेंज हो जाते हैं। फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये बहुत ही इजीली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं बिकॉज इनके बीच का जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। तो जरा सी हीट एनर्जी इन्हें मिलती है और वो अट्रैक्शन टूट जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं। फिर दीज आर नॉन लस्ट्रस, ये शाइनी नहीं होते। दीज आर नॉन सोनोरस, इनसे भी आवाज आती है, जब भी आप इन्हें हिट करते हो तो आवाज आती है, बट कोई सोनोरस यानी कि गूंजने वाली आवाज नहीं आती है। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कार्बन को छोड़ करके फिर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब क्या है? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। तो ये चीज थोड़ा आप नोट कर लेना कि हाइड्रोजन एक इकलौता नॉन मेटल है जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। फिर कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय मैन। तो ये सब बस कुछ जनरल नॉलेज के लिए, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। तो आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। अब थर्ड कैटेगरी के भी कुछ एलिमेंट्स थे जो ना ही मेटल के कैटेगरी में फिट हो रहे थे, जो ना ही नॉन मेटल के कैटेगरी में फिट हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि एक थर्ड कैटेगरी इन्वेंट करते हैं जिसमें हम इन एलिमेंट्स को रखेंगे जो मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। तो इनका नाम पड़ गया मेटलॉइड्स। ठीक है, दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनका एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। अब आता है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स यूजुअली इस पूरे इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले
लेस रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। जो मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, कंबाइन नहीं करते, तो वो यूजुअली अपने नेटिव स्टेट में यानी कि अकेले पाए जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी और एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो अकेले पाए जाएंगे, ठीक है। As they don't react or combine with other elements like oxygen, water, carbon dioxide under normal conditions। तो क्योंकि ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं होता, इसलिए ये एनवायरनमेंट में नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। फिर अब सेकेंड कैटेगरी आती है रिएक्टिव मेटल्स, जिनसे अकेला नहीं रहा जाता, ये बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते ही करते हैं, ठीक है, और कुछ नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कभी भी अपने नेटिव स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, हेलाइड्स एटसेट्रा। तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अपना अपना कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं, सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं, हेलाइड फॉर्म कर लेते हैं, तो इनसे अकेला एग्जिस्ट नहीं किया जाता। तो दो कैटेगरीज क्या है, एक होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स जो नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, और एक होते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स जो कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? Minerals are naturally occurring compounds of metals which are generally mixed with substances such as soil, mud, silica. These earthly impurities are called gangue और matrix. तो minerals simply क्या है? metal के compounds. minerals क्या है? metal के compounds. उसके साथ आप गैंग मिला दो, यानी कि इम्प्योरिटीज मिला दो, जैसे कि सैंड, सिलिका, डस्ट। तो यही मिला करके क्या बनाता है? मिनरल बनाता है। तो मिनरल क्या है? मेटल के कंपाउंड्स जब गैंग के साथ मिले हुए होते हैं, सैंड, सिलिका, अदर इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हुए होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। नाउ फिर आते हैं ओर्स। ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है, ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? ओर से आप मेटल्स को बहुत ही लो कॉस्ट और लेस एफर्ट के साथ निकाल सकते हो। आपको गैंग से तो कोई लेना देना है नहीं, इम्प्योरिटीज से कोई लेना देना है नहीं, आपको क्या चाहिए? मेटल चाहिए। तो ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से आप मेटल्स को बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कम एफर्ट और लो कॉस्ट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जितने भी ओर्स है वो सब मिनरल्स है, पर हर एक मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि हर एक मिनरल से आप मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से आप मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लो एफर्ट और लेस कॉस्ट के साथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वैसे मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं ओर्स। तो minerals from which metals are extracted commercially at a comparatively low cost and with minimum effort, तो ऐसे minerals को हम लोग क्या बोलते हैं? ores। तो हर एक mineral ore नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? I hope आप लोग को पता चल गया। अब कुछ मेन ores हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम का मेन ओर है बॉक्साइट, आयरन का मेन ओर है हेमाटाइट, जिंक का मेन ओर है जिंक ब्लेंड। तो इन सभी ओर्स में से आप एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक बहुत ही इजीली लो कॉस्ट और लेस एफर्ट के साथ इन सारे मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इनके मेन ओर्स से। अब कुछ कॉमन ओर्स क्या है? इनका जितना भी केमिकल फॉर्मूला है ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेम ऑफ द ओर अलॉन्ग विद द केमिकल फॉर्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ कॉमन ओर्स है एल्यूमिनियम के, जैसे है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम। तो ये सब कुछ ओर्स है जिनमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और ये उनका केमिकल फॉर्मूला है। फिर आता है ओर्स ऑफ आयरन, जैसे कि रेड हेमाटाइट, ब्राउन हेमाटाइट, आयरन पायराइट, साइडराइट्स, मैग्नेटाइट। तो ये सब कुछ ओर्स है और ये इनके केमिकल फॉर्मूला है। फिर आता है ओर्स ऑफ जिंक, जैसे जिंक ब्लेंड, जिंसाइट, कैलामाइन। तो ये सारे जिंक के ओर्स है और ये उनका रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं मेन टॉपिक जो कि है मेटलर्जी।
आपने जान लिया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मिनरल्स, ओर्स, ये सब आपको पता चल गया है। तो अब आपको मेटलर्जी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो व्हाट इज मेटलर्जी? इट इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब कि ओर्स से मेटल्स को निकालना, उसमें बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यही सब मेटलर्जी हमें बताती है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, तब जा करके उस ओर से आप उस मेटल को निकाल पाओगे, एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। फिर अब जो मेटल निकला है उसका प्रोडक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि इन सारे प्रोसेसेस से जब आपको मेटल मिल जाएगा तो उसको प्योरीफाई करना। हो सकता है ना कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें कुछ गैंग पार्टिकल्स हो, कुछ इम्प्योरिटीज हो, तो उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। एंड फिर मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज। तो अलॉयज क्या होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है, ताकि उसके जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है वो और इंक्रीज हो जाए। यानी कि लेट से कोई मेटल है, मुझे उसके कुछ कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज को और बढ़ाना है, तो मैंने उसे दूसरे मेटल या तो दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर दिया और तब मुझे क्या मिला, एक अलॉय मिला। तो ये सब के बारे में आपको मेटलर्जी बताती है, ठीक है। मेटलर्जी आपको इन सारे प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स? तो ओर्स में से मेटल्स को निकालने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ओर खोज के लाना होगा, फिर उसको क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। वो जो ओर है उसको पूरा क्रश कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पल्वराइजेशन, यानी क्रशिंग ऑफ ओर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजेशन। फिर आता है ओर का कंसंट्रेशन। ओर का कंसंट्रेशन क्या होता है कि ये जो क्रश्ड ओर है इसमें से आप मेजॉरिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज, मेजॉरिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स हटा देते हो। तो अब ये जो ओर है हमारे पास, ये कंसंट्रेटेड है, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही कम है और मेटल बहुत ज्यादा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसको आप वैरायटी ऑफ स्टेप्स में कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेसेस है अलग अलग तरह के ओर्स के लिए। तो वो है जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल मेथड और लीचिंग। तो ये अलग अलग मेथड्स है जो अलग अलग ओर्स के लिए सूटेबल है। फिर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एक बार आपका ओर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, तब आप उसे उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। जो कंसंट्रेटेड ओर है तो इसको आपको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे करोगे? बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग या तो बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। अब कब रोस्टिंग करना है, कब कैल्सिनेशन करना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के मदद से आपका ये जो ओर है, जो कंसंट्रेटेड ओर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करना मतलब मेटेलिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देना, तो बचा क्या? मेटल, है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा और अब आपके पास सिर्फ मेटल बचेगा। पर ये मेटल भी 100% प्योर नहीं है, इसको भी अभी और प्योरीफाई करना है और रिफाइन करना है। तो इसको कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। एक बार आप रिफाइनिंग कर लोगे उसके बाद आपको मिलेगा प्योर मेटल। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पल्वराइजेशन। Ores are crushed into a fine powder in big jaw crushers and ball mills. तो ये बस मशीनरी है जिसमें ओर्स को एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्वराइजेशन। फिर स्टेप 2 क्या है? ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर में क्या होता है कि ये जो क्रश्ड ओर है इसमें से हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स को हटा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग the rocky impurities like silicon dioxide present in an ore is called concentration of an ore or ore dressing. The purified ore is called the concentrated ore. तो अब जो गैंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद जो ओर हमारे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को आपको क्या करना है?
पहले तो हम लोग वेरियस मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल लीचिंग, तो ये सारे अलग अलग प्रोसीजर्स है जिससे आप ओर को कंसंट्रेटेड बना सकते हो। तो सबसे पहला मेथड क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन भी बोलते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग इज द मेन क्राइटेरियन। तो जब हमारे पास ऐसा ओर रहेगा कि जिसकी इम्प्योरिटीज और मेटल की जो डेंसिटी है, मतलब जिसकी इम्प्योरिटीज और ओर की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, इम्प्योरिटीज या तो ज्यादा डेंस है या तो कम डेंस है, और जो ओर पार्टिकल्स है वो क्या है, उनकी भी डेंसिटी अलग है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रश्ड ओर को यहाँ पे फेंक दिया गया, उसके ऊपर स्प्रे ऑफ वाटर, मतलब हम लोग ने स्प्रे ऑफ वाटर ऑन कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है, तो ओर के जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो लेस डेंस है, यानी कि वो लाइटर है, उसकी डेंसिटी कम है। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो वाटर के साथ नीचे बह जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज लाइटर है। और क्योंकि जो ओर पार्टिकल्स है वो हैवियर है, तो वो इस ग्रूव्स में फंसे रह जाएंगे। तो स्प्रे ऑफ वाटर यहाँ पे हो रहा है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वाटर और गैंग यहाँ पे बकेट में कलेक्ट हो जाएगा, और जितने भी डेंसर ओर पार्टिकल्स है वो इस ग्रूव्स में आपको मिलेंगे। ये जो ग्रूव्स है इसके बीच में फंसे हुए आपको मिलेंगे, बिकॉज वो जो पार्टिकल्स होंगे वो भारी होंगे, तो वो वाटर के साथ बहेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इसका मेन क्राइटेरिया। तो मेथड क्या है? The ore is poured over a sloping, vibrating, corrugated table with grooves and a jet of water is allowed to flow over it. तो यहाँ पे ओर को पूरा पोर कर दिया जाता है और उसके बाद एक जेट ऑफ वाटर ऑन किया जाता है। होता क्या है, डेंसर ओर पार्टिकल सेटल डाउन इन द ग्रूव्स एंड द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश डाउन बाय द वाटर। तो गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ बह जाते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं, और जो डेंसर ओर पार्टिकल्स है वो ग्रूव्स में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। नाउ अब आता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टिन आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। तो ये एग्जांपल्स है कि आयरन ओर और टिन के जो ओर्स होते हैं उनको ऐसे ही कंसंट्रेटेड किया जाता है बाय द मेथड ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी क्यों है इसका नाम? ग्रेविटी इसमें क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने ग्रेविटी का सहारा ले करके लाइटर पार्टिकल्स को अलग कर दिया और डेंसर पार्टिकल्स को अलग कर दिया। अब दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि क्रश्ड ओर को हम लोग कन्वेयर बेल्ट पे प्लेस करते हैं और वो ओर आगे आगे जाता रहता है। तो यहाँ पे जा करके होता क्या है, ये व्हील जो है वो मैग्नेटिक है और ये व्हील नॉन मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे जितने भी ओर पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट होकर के इधर कलेक्ट हो जाते हैं, और जितने भी गैंग पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज है, वो मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट नहीं होते हैं और वो नॉर्मली यहाँ पे गिर जाते हैं। तो इस साइड पे नॉर्मली गैंग पार्टिकल्स गिर जा रहे हैं और यहाँ पे जो और पार्टिकल्स है वो मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होकर के थोड़े पीछे जा करके कलेक्ट हो रहे हैं, मैग्नेट उन्हें खींच रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और पार्टिकल्स अलग और गैंग पार्टिकल्स अलग। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर। Now method, the crushed ore is placed over a conveyor belt which rotates around the two metal wheels, one of which is magnetic. फिर magnetic particles are attracted to the magnetic wheel and fall separately apart from the non-magnetic particles. तो दोनों separately अलग अलग हो जाते हैं। तो टिन स्टोन को और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन को इसी तरीके से अलग किया जाता है। फिर आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या हो रहा है, ये है डायग्राम। ठीक है, ये एक बड़ा सा टैंक है जिसमें सबसे पहले तो एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। तो इसमें ये केमिकल डाला जाता है और इसमें कंप्रेस्ड एयर का एक स्ट्रॉन्ग करंट पास किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होता है वो घूमने लग जाता है तेजी से। तो अब सवाल ये कि सोल्यूशन में है क्या? सबसे पहले इसमें पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट डाला जाएगा, उसके बाद जो क्रश्ड ओर है वो डाला जाएगा, और इस सोल्यूशन में ऑयल है। ठीक है, तो अब इस सोल्यूशन को बहुत ही तेजी से घुमाया जाएगा। तो होता क्या है कि जो ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और क्योंकि ऑयल लाइटर होता है तो वो ऊपर आ जाएगा और साथ ही साथ ओर पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो ऑयल के साथ वेट हो गए हैं। ठीक है, और जो गैंग पार्टिकल्स है वो ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो पाते, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं।
और क्योंकि वाटर नीचे होता है तो गैंग पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और ओर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों अलग अलग हो गए। तो हमें क्या चाहिए, और पार्टिकल्स चाहिए, तो हम लोग ऊपर का लेयर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे crushed ore is taken in a large tank containing pine oil and water। तो इस टैंक में क्या है, पाइन ऑयल है और वाटर है। अब इसमें केमिकल डाला जाता है जो कि है पोटेशियम इथाइल xanthate एंड अ करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इन द टैंक। अब पूरा का पूरा जो मास है वो तेजी से घुमाया जाता है। The ore is wetted by the oil and gets separated from the gang in the form of froth। तो जैसे कॉफी को विस्क करते हैं तो ऊपर फ्रॉथ बन जाता है, वैसे ही इसको भी घुमाया गया है तो ऊपर ऑयल का फ्रॉथ बन जाता है और उसी फ्रॉथ में ओर पार्टिकल्स है, ठीक है। गेट सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। द इम्प्योरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर। तो ओर पार्टिकल्स ऑयल से वेट हो रहे हैं, इम्प्योरिटीज वाटर से वेट हो रही है, तो दोनों सेपरेट हो गए। द इम्प्योरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर एंड रिमेन बिहाइंड इन द टैंक। Since the ore is lighter, it comes on the surface with the froth and the impurities are left behind। तो इम्प्योरिटीज तो वाटर के साथ नीचे रह जाएंगी और जो और पार्टिकल्स है वो ऑयल के साथ ऊपर आ जाएंगे, तो हम लोग उसे वहीं से हटा सकते हैं। तो जिंक ब्लेंड हो गया, गलीना हो गया, ये सारे ओर्स को इसी प्रोसेस से फ्रॉथ फ्लोटेशन के मदद से कंसंट्रेटेड किया जाता है। फिर नेक्स्ट लास्ट मेथड है केमिकल लीचिंग, जिसको बोलते हैं केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो ओर है उसमें एक ऐसा रीएजेंट डाला जाता है जो ओर को पूरा का पूरा डिसॉल्व कर ले पर इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे। इससे होगा क्या कि उस सोल्यूशन में ओर तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा पर इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी। अब हम लोग फिल्ट्रेशन के मदद से ओर तो ले लेंगे, ओर का जो सोल्यूशन है वो ले लेंगे, पर इम्प्योरिटीज जो है वो अलग कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, ओर का एक सोल्यूशन है, पर हमें क्या इस सोल्यूशन से कोई भी बेनिफिट है नहीं। तो अब हम लोग इसमें दोबारा एक केमिकल डालेंगे जिसकी वजह से ओर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो जाएगा और फिर हम लोग ओर को भी इम्प्योरिटीज की ही तरह सेपरेट कर लेंगे। तो अब ये जो ओर है हमारे पास वो हमारे काम का है। तो इसमें होता क्या है, द ओर इज ट्रीटेड विद अ सूटेबल रीएजेंट such that the ore is soluble in it but the impurities are not। तो इस केमिकल में ओर तो सल्यूबल रहेगा, ओर डिसॉल्व हो जाएगा, पर जो इम्प्योरिटीज है ये डिसॉल्व नहीं होंगी। तो इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो सोल्यूशन है ओर का उसको दोबारा एक सूटेबल रीएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिसकी वजह से जो ओर है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जम जाता है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं वो केमिकल लीचिंग के ही वजह से कंसंट्रेट किए जाते हैं। नाउ फिर व्हाट इज स्लैग। अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिला है इसमें भी अभी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो अगर आपको उसको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक फ्लक्स डालना होगा। तो जितने भी गैंग पार्टिकल्स हैं वो इस फ्लक्स के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे और सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। इस ही मास को बोलते हैं, ये जो फ्लक्स और गैंग पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं स्लैग, जो हमारे काम का नहीं है और जो सरफेस पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ऑयल है तो लाइटर होगा, फ्लक्स एक तरह का ऑयल है तो वो लाइटर होगा। फिर यही स्लैग को हम लोग साइड कर लेंगे और जो नीचे जो ओर रहेगा वो अब और ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ओर्स इवन आफ्टर देयर कंसंट्रेशन कंटेन सम इम्प्योरिटीज or gang which is removed by adding certain substances called fluxes into the ore। The flux combines with the gang to form a fusible mass called slag। तो flux और gang combine करके slag form करते हैं और वो surface पे आ जाता है which is lighter and comes on the surface of the molten metal and can be removed easily। तो इसी slag को हम लोग molten metal से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ore है वो और ज़्यादा concentrated है। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके दो प्रोसेसेस है, या तो रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। अब आपको रोस्टिंग कब करना है और कैल्सिनेशन कब करना है, तो जब भी सल्फाइड ओर्स होंगे तो उसको रोस्ट किया जाएगा और जब भी कार्बोनेट ओर्स होंगे या हाइड्रेटेड ओर्स होंगे तो उसको उसकी कैल्सिनेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, द ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग में हम लोग अनलिमिटेड एयर सप्लाई में ओर को हीट करते हैं और कैल्सिनेशन में हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर में या तो लिमिटेड एयर सप्लाई में ओर को हीट करते हैं। तो इसमें
अनलिमिटेड एयर सप्लाई है, इसमें लिमिटेड एयर सप्लाई है या एब्सेंस ऑफ एयर है, उसमें हम लोग ओर को हीट करते हैं। फिर आता है सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, सो सल्फर डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर्स आर कैल्सिनेटेड, सो अगर कार्बोनेट ओर है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, अगर हाइड्रेटेड ओर है तो वाटर वेपर निकल जाएगा। ठीक है। Volatile impurities are removed such as oxides, removed as oxides and the ore becomes porous and more reactive. तो जितनी भी volatile impurities है, volatile यानी कि जो easily evaporate हो जाती हैं, तो ये इस प्रोसेस में निकल जाती हैं ओर से, और ज़्यादा पोरस हो जाता है और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है। मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड द ओर बिकम्स पोरस एंड मोर रिएक्टिव। तो इसमें मॉइस्चर निकल जाता है, जितनी भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं यानी कि जिसमें कार्बन होगा वो एलिमेंट निकल जाएगा और ओर पोरस एंड और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन है रोस्टिंग का, एंड ये जो इक्वेशन है वो कैल्सिनेशन का है, जिसमें यहाँ पे जिंक ब्लेंड को यहाँ पे हीट किया गया है, रोस्ट किया गया है, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट जो है उसका कैल्सिनेशन किया गया है। तो दोनों ही अलग अलग ओर्स हैं जिससे हमने जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन किया है। यहाँ पे क्या था, जिंक ब्लेंड था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको उसके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या था, जिंक कार्बोनेट था, तो हमने उसको भी जिंक ऑक्साइड में बदल दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे दोनों ही मेथड से हमने क्या किया है, एक मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। एक मेटेलिक ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टेप 4 क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। तो अब हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ मेटल। तो हमें ये जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है उसको हटाना होगा। तो वो कैसे हटाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स टू मेटल्स, द मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग देम विथ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन टू ऑब्टेन द क्रूड मेटल। क्रूड यानी कि अभी भी जो थोड़ा इम्प्योर हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में कि जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर हम लोग इसके साथ इसको हीट करेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लेंगे। इनको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये जो होते हैं ये बाकी एलिमेंट से ऑक्सीजन को छीन लेते हैं। ठीक है। तो हमें यही करना होगा, मेटेलिक ऑक्साइड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करना होगा ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए। अब आपको सीखना है एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। तो मेटल्स जो है, जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जैसे जैसे हम लोग टॉप पे हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, जितने भी मेटल्स जो टॉप पे हैं, और जैसे जैसे हम लोग नीचे 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 जाते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। ठीक है। तो यही रिएक्टिविटी सीरीज है। अब एक्टिविटी सीरीज के कुछ मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला है एनी मेटल हायर अप इन द सीरीज डिस्प्लेसेस एनी मेटल बिलो फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द लैटर। तो ये एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, जिंक और कॉपर सल्फेट को यहाँ पे रिएक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है। कॉपर सल्फेट अपने सोल्यूशन फॉर्म में है, तो दोनों का जब रिएक्शन होगा तो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज पे ऊपर है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज पे नीचे है, और सॉल्ट सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है। तो जिंक क्या करेगा ना, जिंक कॉपर को हटा करके खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या, जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, इसको हटा दिया, खुद वहां पे बैठ गया। समझ में आया? तो ये तभी होता है कि जब ये मेटल इससे एक्टिविटी सीरीज पे अगर ऊपर होगा तभी ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर लेट से जिंक कॉपर से नीचे होता तो वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, द लार्जर द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द मेटल इन द सीरीज द मोर रैपिडली द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। मतलब दोनों के पोजीशन में जितना ज्यादा गैप होगा उतना जल्दी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर गैप कम है तो डिस्प्लेसमेंट उतना जल्दी नहीं होगा, पर अगर बहुत ज्यादा फर्क है दोनों के पोजीशन पे तब फिर जल्दी डिस्प्लेसमेंट होगा, उतने ही जल्दी। फिर मेटल्स अबव हाइड्रोजन में डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, बट द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैनॉट। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं जिंक का एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है, तो लेट्स से जिंक ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसका भी हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो उसको हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, नाउ अब ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। ये क्या करेगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन को साइड हटा देगा कि तू चल निकल। ठीक है, उसके जगह पे खुद बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को वाटर से या तो एसिड से हटा देते हैं, ठीक है, और खुद वहां पे चले जाते हैं। क्लियर है? पर लेट्स से कॉपर जो कि हाइड्रोजन से नीचे एक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, कोई रिएक्शन कॉपर के साथ नहीं होगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स एसिड और वाटर। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग चेक भी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाया, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हुई। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ oxides of metals like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium cannot be reduced by hydrogen, carbon monoxide और carbon। ये जो metals होते हैं ये highly reactive metals के कैटेगरी में आते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है और ये ऑक्सीजन को एकदम जकड़ करके रखेंगे। अगर इनके ऑक्साइड्स है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अगर इनके ऑक्साइड्स है तो ये अपने ऑक्साइड्स को इजीली टूटने नहीं देंगे, ऑक्सीजन को जाने नहीं देंगे। जैसे अगर आप सोचोगे कि कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, इसका मदद लेकर के हम लोग इन मेटल से इनके ऑक्सीजन को छीन लेंगे, इनके ऑक्साइड्स को तोड़ देंगे और हमें मेटल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये मेटल्स ऑक्सीजन को जकड़ करके रखते हैं, ऑक्सीजन को जाने नहीं देते। तो अगर आपको इन मेटल्स से उनके ऑक्सीजन को निकालना है, खाली मेटल चाहिए ना, मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी होगी क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। Now, oxides and nitrates of mercury, silver, gold decompose to give the metals on being strongly heated। ये सारे metals उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो आप सिंपली इनको हीट करोगे और ये लोग ऑक्सीजन दे देंगे। इतना इनको ऑक्सीजन की भूख नहीं होती जितना हाईली रिएक्टिव मेटल्स को होती है। तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से आप इनको अलग नहीं कर सकते इनके ऑक्सीजन से, और इसको आप नॉर्मली हीट भी कर दोगे तो भी अपना ऑक्सीजन दे देंगे ना। मेटल्स बिलो कॉपर डू नॉट रस्ट इजीली। तो कॉपर के नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए रस्ट नहीं होता इनमें, जंग नहीं लगता। जंग कब लगता है? जब मेटल्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना इजीली रस्ट नहीं होते। ठीक है, अब आता है मेथड्स ऑफ रिडक्शन। अब अगर आपको मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाना है, रिड्यूस करना है मेटल्स को, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं? सबसे पहला,
ऑक्साइड्स ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होगा आपको। ये नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से हीट करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपना ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है। ये मेटल्स में आपको मिल जाएंगे, मेटल के फॉर्म में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होगा तभी ये सेपरेट होंगे। जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये ब्रोमीन को इतना इजीली जाने नहीं देगा, तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके दोनों को सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है ना कि जो कैथोड है और एनोड है, यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड किया तो था, एक सेकेंड, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है, एग्जैक्टली वो डायग्राम नहीं है पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे होता है। ये एक सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमारे यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो जो कैथोड है वहां पे आपको मेटल्स मिलते हैं, तो पोटेशियम कैथोड साइड चला जाएगा और जो ब्रोमीन है वो एनोड साइड चला जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको पोटेशियम भी मिल गया और ब्रोमीन भी मिल गया। ब्रोमीन हालांकि चाहिए नहीं था, बट पोटेशियम जो मेटल चाहिए था वो मिल गया। तो आपको ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होगा। ये रहा, तो हमने रिएक्शन करवाया, इससे क्या हुआ, पोटेशियम जो पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि मेटल है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, तो पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो कैथोड के तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है ना, तो ये कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड के पास चले जाएंगे। और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितने भी नेगेटिव आयंस है वो एनोड के पास चले जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो पोटेशियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज था वो कैथोड पे मिल जाएगा आपको, और ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज था तो एनोड पे मिल जाएगा। अब जो मेटल्स मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, उतने भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको आप या तो पहले रोस्ट कर दो या तो कैल्सिनेशन कर दो, फिर सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से अलग कर दो। रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि क्या, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, तो इनका मदद ले करके, इनकी मदद ले करके आप इन मेटल्स को अलग कर सकते हो उनके ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हटा सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन मेटल के जो ओर्स होते हैं, अगर सल्फाइड हुए तो रोस्टिंग कर दो, अगर कार्बोनेट्स हुए तो उनका कैल्सिनेशन कर दो, तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड को किसी भी सूटेबल रीएजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर दो, तो फिर उनसे उनका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन है, यहाँ पे जिंक ब्लेंड जो था उसका रोस्टिंग हुआ है, रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड, और आपको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट था तो उसका कैल्सिनेशन हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। तो दोनों ही केसेस में आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करोगे, कार्बन जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक में से ऑक्सीजन हट जाएगा और आपको जिंक मेटल मिल जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट, जिंक जो होता है वो भी ऑक्सीजन को बहुत जकड़ करके रखता है, इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो आप उसको नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको हॉट कार्बन का इस्तेमाल करना होगा। तभी यहाँ पे देखो कार्बन यूज हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर दूसरा तरीका है, ये तो पहला था, ठीक है, कि आपको कार्बन यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर जिंक से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स है एक्टिविटी सीरीज में, उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो भी छीनने में माहिर है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जिंक के या कोई भी अगर आपको मेटल लेना हो तो उसके ऊपर वाले मेटल्स को भी, लेट से मुझे एल्यूमिनियम से निकालना है ऑक्सीजन को, तो मैं एल्यूमिनियम के ऊपर वाले मेटल्स को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकती हूँ, तो ये लोग भी एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन को छीन लेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे। अब नाउ एल्यूमिनोथर्मी क्या होता है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इज इग्नाइटेड, यानी कि बर्न्ड,
द लैटर इज रिड्यूस टू मेटल, लैटर यहाँ पे कौन था, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड मेटल बन जाता है, आयरन बन जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, दोनों को हीट किया जा रहा है तो हमें आयरन मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है ना, तो एल्यूमिनियम इसका ऑक्सीजन जो है, आयरन का जो ऑक्सीजन है वो छीन लेगा। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। अब जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, तो उनको तो आप हीट करके ही उनको आप मेटल के फॉर्म में ला सकते हो। जैसे कि these metals are very less reactive and their oxides can be reduced to metal by heating alone। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो उतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ नहीं करने होंगे, बस आप इन्हें हीट कर लो और ये मेटल्स अपना जो ऑक्सीजन है वो दे देंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड से ये मेटल्स में हीटिंग के ही मदद से आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स है, लो है एक्टिविटी सीरीज में, इनको आप नॉर्मली हीट करोगे, ये लोग अपना ऑक्सीजन दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे है मरकरी, ठीक है, तो मरकरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर आता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये भी करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच क्रूड मेटल इज प्योरिफाइड। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्योर मेटल जो हमें मिला है, रिडक्शन के बाद मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन तो निकल गया, अब हमारे पास मेटल है। अब ये जो मेटल है वो भी 100% प्योर नहीं है, तो इसमें से हम लोग जो इम्प्योरिटी है वो हटा लेंगे। कैसे? रिफाइनिंग के मदद से। द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। किस तरह का मेटल है उस बेसिस पे आपको प्रोसेस चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोसेस की मदद से रिफाइन करोगे उसे। द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल, द पर्पस फॉर विच द मेटल इज टू बी यूज। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रख के ही आपको प्रोसेस चूज करना है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे। जैसे सबसे पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि मेटल्स है, जैसे मरकरी हो गया, जिंक हो गया, विच आर वॉलेटाइल, मतलब ये जो मेटल्स होते हैं ना वो इजिली इवापोरेट हो जाते हैं। दे डिस्टिल ओवर इन प्योर फॉर्म एंड द नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी रिमेन्स बिहाइंड। तो अगर ये मेटल है तो इसको आप नॉर्मली हीट करोगे तो जितना मेटल होगा वो तो इवापोरेट हो जाएगा, और जितने भी इम्प्योरिटीज है वो इवापोरेट होंगे नहीं, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगे, और जो मेटल के जो वेपर्स है उनको वापस से आगे जा करके आप कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। तो डिस्टिलेशन हमने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा है। उसमें होता क्या था कि वाटर को हीट किया जाता था, सॉल्ट सोल्यूशन रहता था, ठीक है, तो उसको हीट किया जाता था। तो जो सॉल्ट रहता था वो तो नीचे ही जम जाता था, और जो वाटर रहता था वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता था। इसी वाटर वेपर को आगे जा करके कूल डाउन किया जाता था और वाटर ऑब्टेन किया जाता था। तो सेम गोज विथ मेटल और इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो तो नीचे जम जाएंगी, और जो मेटल है वो ऊपर इवापोरेट हो जाएगा। इसी वेपर को हम लोग वापस से कंडेंस करके मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन। अब आता है लिक्वेशन। ये रहा लिक्वेशन। इस स्लोप पे हम लोग इम्प्योर मेटल को मेल्ट करते हैं। तो जो प्योर मेटल होगा, जो मेटल होगा ना, वो पूरा मेल्ट होकर के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहीं पे फंस जाएंगी, वो यहीं पे रुक जाएंगी। इम्प्योरिटीज बह करके इसके साथ वापस नहीं आएंगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्वेशन। जैसे मेटल्स लाइक lead and tin have low melting point, so they are heated on the sloping hearth of a furnace. The molten or fused metal flows away, leaving behind the impurities. तो impurities यहीं पे रह जाएंगी, ठीक है, और जो लिक्विड मेटल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आता है लास्ट स्टेप ऑफ रिफाइनिंग, जो कि है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल। तो जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी मेटल का आपको सॉल्ट सोल्यूशन भी लेना होगा। अगर कॉपर को रिफाइन करना है, कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लेना होगा। जिंक को रिफाइन करना है, जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन लेना होगा। तो जिस मेटल को रिफाइन करना उसका सॉल्ट सोल्यूशन लेना होगा। उसमें डालेंगे हल्का सा एसिड, ठीक है, H2SO4 डालेंगे, विच इज एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टेंस, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से कंडक्ट हो। द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है, एनोड कैथोड दोनों ही है। तो यहाँ पे एनोड किसे बनाया जाता है और कैथोड किसे बनाया जाता है। तो जो इम्प्योर मेटल है ना हमारा,
वो तो हमारा एनोड बन जाता है। जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, जो इम्प्योर मेटल है, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा एनोड। ये है हमारा इम्प्योर मेटल, ठीक है, इसको आपको बनाना होगा एनोड। और जो प्योर मेटल होगा वो हमारा बनेगा कैथोड, ये आपको कहीं से लाना होगा। एंड अ थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो इम्प्योर मेटल एनोड बनेगा और प्योर मेटल कैथोड बनेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करेंगे, द मेटल आयंस गेट रिड्यूस्ड इनटू मेटल एट द कैथोड। तो अब होगा क्या ना कि ये एनोड सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा, ये जो एनोड है सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। ये जो एनोड है ये है इम्प्योर मेटल। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे हम लोग सोल्यूशन में, तो जितने भी मेटल आयंस है वो इधर आके डिपॉजिट होते जाएंगे और कैथोड बड़ा होता जाएगा और एनोड छोटा होता जाएगा। तो जितने भी इम्प्योरिटीज है वो तो एनोड मड के फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और जितना भी मेटल है वो कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो एनोड धीरे धीरे एकदम छोटा हो जाएगा और कैथोड बड़ा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो भी प्योर मेटल है वो कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जा रहा है और इसमें जितने भी इम्प्योरिटीज थे वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो गए। तो इसी तरह हम लोगों ने इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब हम लोग ये देखेंगे कि एल्यूमिनियम को कैसे उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। अब एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट को फाइनली ग्राइंड किया जाता है और फिर कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ हीट किया जाता है। कितने आवर्स के लिए? 2 to 8 आवर्स के लिए एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। इससे बॉक्साइट के अंदर जितनी भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब हट जाती हैं। फिर हमें मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये जो प्रोसेस होती है लीचिंग, इसके बाद हमें क्या मिलता है बॉक्साइट से? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ और क्या क्या मिलेगा? रेड मड। रेड मड में फेरिक ऑक्साइड, सैंड, ये सब इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हम लोग रेड मड को हटा लेते हैं और फिर बचता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आपको क्या मिला बॉक्साइट ओर से? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और रेड मड। तो रेड मड फिल्ट्रेशन से हट गया और फिर हमें क्या मिला? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूटिंग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विथ वाटर एंड कूलिंग इट टू 50 डिग्री सेल्सियस, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे और कूल डाउन करवाओगे। नाउ दिस प्रेसिपिटेट यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड देन इग्नाइटेड। फिर इसे गर्म किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिना को हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। अगर हमें एल्यूमिनियम चाहिए तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना होगा, पर ये नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा? इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। पर उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि अगर हमें एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है तो यूजुअली दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्वस सोल्यूशन ऑब्टेन करना एल्यूमिना का और फिर उसे इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए से सेपरेट कर लेना, और दूसरा क्या होता है? एल्यूमिना को उसके मोल्टन फॉर्म में सेपरेट करना। पर दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर आप एल्यूमिना को एक्वस स्टेट में उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाओगे तो एल्यूमिना वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। और अगर आप मोल्टन स्टेट में एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा रहे हो तो मेल्ट होते ही एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम इवापोरेट हो जा रहा है। तो हमें तो एल्यूमिनियम ही चाहिए, बट स्टिल मेल्ट होते ही एल्यूमिनियम इवापोरेट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम की जाएंगी? बाय हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरीकों से कुछ नहीं हो रहा। एक्वस स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं कर सकते एल्यूमिना का, क्योंकि एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ वाटर, और मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम वेपराइज हो जा रहा है।
तो अल्टीमेट जो रास्ता है वो क्या है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसमें होता क्या है, ये पूरा सेटअप है इसका। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर आयरन टैंक विद स्लोपिंग बॉटम फॉर द रिमूवल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम। तो जो बॉटम है वो थोड़ा स्लोपिंग है ताकि जो भी मोल्टन एल्यूमिनियम है वो बह करके अलग से कलेक्ट हो जाए, ठीक है। द टैंक इज लाइंड विद गैस कार्बन। तो जो इनर लाइनिंग है ये क्या है, गैस कार्बन, जो कैथोड का काम करेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है एल्यूमिना, वो तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एल्यूमिनियम चाहिए हमें। फिर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, ठीक है। एल्यूमिना 20%, क्रायोलाइट 60% और फ्लोरस्पार 20%। क्यों हमने ये सब ऐड किया है वो भी हमें आगे जा करके पता लग जाएगा। फिर टेम्परेचर क्या है, 950 डिग्री सेल्सियस। पहले आप देख रहे थे एल्यूमिना को 2050 डिग्री सेल्सियस तक हमें गर्म करना पड़ रहा था, फिर भी एल्यूमिनियम वेपराइज हो जा रहा था। और अब इतने कम टेम्परेचर पे हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं। और याद रखिएगा कि एल्यूमिना का हमेशा मोल्टन फॉर्म में ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। नाउ वोल्टेज यूज्ड 5 to 6 वोल्ट्स। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज का करंट हमने यूज़ किया तो क्रायोलाइट पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। अब क्या क्या रिएक्शंस हैं, जैसे ही हम लोग इस सेटअप पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जितने भी कंपाउंड्स हमने यूज़ किए थे सब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो कुछ पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे, मेटेलिक आयंस जो होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब के पॉजिटिव आयंस फॉर्म हुए हैं। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए हैं। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो डिस्चार्ज होने के लिए कहाँ जाएंगे, कैथोड के साइड। और जितने भी नेगेटिव आयंस है वो डिस्चार्ज होने के लिए कहाँ पे जाएंगे, एनोड के साइड। तो यहाँ पे एनोड क्या है, ये वाला जो रीजन है ये एनोड है। ये जो रॉड्स है इलेक्ट्रोड्स ये एनोड है और ये जो लाइनिंग है ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड के तरफ जाएंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब होगा क्या वहां पे, वो हम लोग इस सिंप्लीफाइड डायग्राम के मदद से समझेंगे। ये मैंने एक सिंप्लीफाइड सेटअप बनाया है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अब अलग अलग हो गए हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई सारे आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स तक जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज होना मतलब जब आयन अपना चार्ज हटा करके एटम बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, तब उसको बोलते हैं कि वो आयन डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, एल्यूमिनियम। कहाँ पे होगा, कैथोड पे। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी अलग है जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के चैप्टर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम नीचे आता है जिसके वजह से ये बाकी सारे आयन से पहले डिस्चार्ज होगा। और भी तो पॉजिटिव आयंस थे ना, कैल्शियम, सोडियम, वो लोग पहले क्यों नहीं डिस्चार्ज हुए, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है इसलिए ये पहले डिस्चार्ज होगा। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में पहले डिस्चार्ज होगा ऑक्सीजन क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम के सर पे 3+ का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तब जाके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब अगर इसे अपना चार्ज हटाना है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 एटम, 4 आयन एल्यूमिनियम के। तो अगर एक आयन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा वापस, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले करके डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना चार्ज हटा लेगा। तो 4 आयन्स कितने लेंगे, 4 × 3 12 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वापस से। एल्यूमिनियम के पास चार्ज कैसे आया, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। तो अब वो कैथोड के पास जाएगा और कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पर यहाँ पे 4 आयन है तो 4 आयन्स टोटल मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 4 3 12 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने किया है +12 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स ले करके अपना चार्ज हटा लेंगे और 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म करेंगे। सेम गोज विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सर पे चार्ज है 2-, यानी कि
ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे जिसके वजह से उसके सर पे माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है, जिसके वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो वो एनोड के पास जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो अगर एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 आयन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं, -12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि अब ये डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो डिस्चार्ज कैसे होता है, कोई भी आयन अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले करके डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स वापस दे करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में डिस्चार्ज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिए थे। अब नोट क्या है, एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से एनोड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो आपको बार बार क्या करना होगा, एनोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब नोट, अब हमें रीजंस पता लगेंगे कि क्यों हमने क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार ये सब यूज किया है। क्रायोलाइट, इट लोअर्स द फ्यूजन टेम्परेचर फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। पहले हमें कितना टेम्परेचर यूज करना पड़ रहा था, 2050 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना हो गया, 950 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हीट एनर्जी अब सप्लाई करना पड़ेगा ना, इसी के वजह से हमने क्रायोलाइट यूज किया। और क्रायोलाइट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से कर पाती है। नाउ फिर फ्लोरस्पार एंड क्रायोलाइट acts as a solvent for the electrolytic mixture, increases the conductivity since pure alumina is almost a non-conductor। तो प्योर एल्यूमिना इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट के मदद से जो कंडक्टिविटी है उस पूरे सोल्यूशन की वो इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो पाएगी। फिर आता है पाउडर्ड कोक। पाउडर्ड कोक इज ऑल्सो स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। तो पाउडर्ड कोक को भी स्प्रिंकल किया जाता है। इससे होता क्या है, हीट लॉस नहीं होता, जितना भी हीट हम लोग दे रहे हैं, जो 950 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था, जितना भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो सोल्यूशन में ही जा रहा है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं हो रहा, सोल्यूशन से बाहर नहीं जा रहा। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड, एनोड को बर्न होने से बचाता है। तो इसी तरीके से हमें एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है। नाउ अब अलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और ऑफ 1 or more metals with certain non-metallic elements। उसी को अलॉय बोलते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है, अलॉयज है अलग अलग मेटल्स के, ठीक है। अलॉय क्यों बनाया जाता है, ताकि हम लोग मेटल के प्रॉपर्टी को और अच्छा कर सकें। नाउ फ्यूजिबल अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज मेल्टिंग इन द रेंज ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस। जो अलॉयज इस टेम्परेचर रेंज के बीच में इजीली मेल्ट हो जाते हैं उन्हें फ्यूजिबल अलॉयज बोलते हैं, जैसे कि बिस्मथ, लेड, टिन एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड फ्यूजिबल अलॉयज। नाउ अमेल्गम क्या होता है, अगर आपके अलॉय में मरकरी है तो वो अलॉय नहीं बोला जाएगा, उसको अमेल्गम बोला जाएगा। A mixture or an alloy of mercury with a number of metals or alloys such as sodium, zinc, gold, silver, it is, and with some non-metals is known as amalgam। तो amalgam कब बोला जाता है, जब उस मिक्सचर में मरकरी चला जाए, तब वो अलॉय नहीं बोला जाएगा, अमेल्गम बोला जाएगा। डेंटल अमेल्गम इज अ मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड सिल्वर टिन अलॉय। अब मरकरी को आयरन बॉटल के साथ क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज मरकरी आयरन के साथ कोई भी अमेल्गम फॉर्म नहीं करता, तो उसको इजीली हम लोग आयरन के बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। और किसी में अगर स्टोर करेंगे तो हो सकता है कि मरकरी उसके साथ कंबाइन करके उसका अमेल्गम बन जाए, ठीक है। अब रीजंस फॉर अलॉइंग, अलॉइंग का रीजन क्या है, टू मॉडिफाई अपीयरेंस, मेटल का अपीयरेंस चेंज करना, केमिकल एक्टिविटी चेंज करना, कास्टिंग एबिलिटी, यानी कि इजीली हम लोग उसको वायर में कन्वर्ट कर सके, कोई भी शेप दे सके, ठीक है। जैसे प्योर गोल्ड जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए हम लोग उसमें थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज मिला देते हैं ताकि उससे ज्वेलरी बनाया जा सके, ठीक है। तो कास्टिंग एबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग अलॉयज बनाते हैं। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू इंक्रीज हार्डनेस, tensile strength and resistance to electricity। Now
अब कुछ कुछ अलॉयज हैं एंड उसके कुछ यूजेस, जैसे प्रिंसिपल मेटल क्या है इसमें, एल्यूमिनियम, उसका अलॉय है ड्यूरालुमिन, इसमें है एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब मिला करके ड्यूरालुमिन बनता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, बस, ट्यूब ट्रेन्स, लाइट टूल्स, प्रेशर कुकर। फिर आता है स्टेनलेस स्टील जो आयरन का अलॉय है, इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन ये सब रहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कटलरी, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंटल पीसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आता है जिंक एंड कॉपर, तो इससे दो अलॉयज बनते हैं, एक है ब्रास, दूसरा है ब्रॉन्ज। तो ब्रास में होता है कॉपर जिंक एंड ब्रॉन्ज में होता है कॉपर टिन जिंक, and it is used in making decorative hardware, utensils, screws, handles, cartridges, container और भी बहुत सारी चीज़ें। ब्रॉन्ज से it is used in making metal, statues, utensils, bearing and coins, ठीक है। और लेड से कौन सा अलॉय बनता है, सोल्डर या तो फ्यूज मेटल, इसमें होता है टिन एंड लेड। नाउ इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड इन मेकिंग फ्यूज। फ्यूज तो पता ही होगा आपको, जो घरों में यूज होता है, ठीक है। तो फ्यूज बनाने में फ्यूज मेटल यानी कि सोल्डर काम आता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेल्डिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास तो ओवर होती है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।